नमस्कार, मैं एनके सिंह। दोस्तों, चीफ जस्टिस इंडिया सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ आज से ठीक 1 महीने बाद रिटायर हो रहे हैं और 1 महीने पहले उन्होंने, अभी कल की बात है, भूटान में एक समारोह में कहा कि मेरी चिंता सबसे बड़ी ये है कि इतिहास हमें कैसे आंकेगा। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने पूरे जीवन देश की सेवा की है और कोशिश की है कि चीजें सही रहें, लेकिन मुझे चिंता लगी रहती है कि देश मुझे कैसे आंकेगा, इतिहास मुझे कैसे आंकेगा। ये बात बिल्कुल सही है कि एक ऐसे दौर में, और वो भी सीजेआई, देश की सर्वोच्च न्यायपालिका की इकाई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और सुप्रीम कोर्ट इंडिया के चीफ जस्टिस, और वो भी उस दौर में जहां पूरा समाज दो धाराओं में बटा हुआ है। धार्मिक आधार पे बटा है, वैचारिक आधार पे बटा है, और सच पूछिए तो जो सत्ता में है वो एक धर्म को एडवोकेट करते हैं, और उसको लेके तमाम जो दूसरे लोग हैं वो सत्ता पे भी यही आरोप लगाते हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की चिंता की इतिहास उन्हें कैसे लेगा, बड़ी वाजिब। और 1 महीने बाद रिटायर हो रहे हैं, तो हमारे जो भी हमारे दर्शक हैं, उनकी भी चिंता यही होगी कि 1 महीने बाद क्या। कुछ भी कहिए, आप सब मानेंगे कि ये चीफ जस्टिस इंडिया जस्टिस चंद्रचूड़ को लेके एक भरोसा होता था, एक जबरदस्त समाज में भरोसा था कि नहीं, बहुत कुछ गलत नहीं हुआ। और इन्हीं के कार्यकाल में आपने देखा कि कई ऐसे फैसले भी आए। तो ऐसे में हमारी आपकी सबकी चिंता है कि 1 महीने बाद क्या, जो नए लोग आएंगे वो कैसे होंगे, और उसके बाद क्या ये कॉलेजियम सिस्टम जजेस नियुक्त करेगा, या इसको भी खत्म करने की साजिश शुरू हो जाएगी। अब जस्टिस चंद्रचूड़ की जो चिंता है, उससे दो बातें निकलती हैं। इतिहास में आप कैसे जाएंगे, इसकी चिंता आपको है और होनी चाहिए। और अगर आप देखें तो मैं वर्बेटिम पढ़ के सुनाऊं जो उन्होंने लिखा है आज का भास्कर में। भास्कर में पहले पेज पे लिखा है, 10 नवंबर को रिटायर होंगे जस्टिस चंद्रचूड़, जानने को बेचैन रहूंगा इतिहास मेरा कार्यकाल कैसे आंकेगा, ये उन्होंने कहा। और आगे कहा, मैंने पूरी निष्ठा से देश की सेवा की। मुझे इस बात की चिंता रहेगी, इस बात की उत्सुकता है कि इतिहास मेरे कार्यकाल का मूल्यांकन कैसे करेगा। ये भूटान में एक लॉ स्कूल में दीक्षांत समारोह में बोल रहे थे। सीजे ने कहा, मैं 2 साल तक देश की सेवा करने के बाद नवंबर में सीजेआई के पद से रिटायर होऊंगा। मेरा मन भविष्य और अतीत के बारे में आशंकाओं से घिरा है। मैं सोचता हूं कि क्या मैंने ये सब हासिल कर लिया जिसे पाने का मैंने लक्ष्य रखा था, वगैरह वगैरह। अब यहाँ देखना ये है कि जस्टिस चंद्रचूड़ के जो 2 साल, उनको 2 साल होने जा रहे हैं। नवंबर 2022 में वो चीफ जस्टिस बने थे, और इस सुप्रीम कोर्ट में उनका कार्यकाल कुल 8 साल का रहा है, जिसमें 2 साल वो चीफ जस्टिस रहे हैं। अब आप गौर कीजिएगा, जस्टिस चंद्रचूड़ के वो जजमेंट जो हमें आपको सीधे प्रभावित करते हैं, वो कौन कौन से। पहला जजमेंट, राम मंदिर, या यूं कहिए कि राम मंदिर बाबरी मस्जिद डिस्प्यूटेड साइट, विवादास्पद भूस्थल का टाइटल सूट था कि मिल्कियत किसकी। ये इसका नहीं था कि राम पैदा हुए थे या नहीं हुए थे, ये इसका था कि इस भूभाग का मालिक कौन है। वो जो स्ट्रक्चर ढहा है तो जमीन रह गई है, उस जमीन का मालिक कौन है, तो ये टाइटल सूट था। 2019 में इसका फैसला आया। 5 जजेस थे, जिसमें एक जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ थे, और बाकी 4 जजेस थे। जस्टिस नजीर भी थे जो अब गवर्नर हैं, जस्टिस चंद्रचूड़ थे। 2019 का ये फैसला है, यूनानिमस फैसला है, जिसमें किसी जज ने अपना दस्तखत नहीं किया है। मतलब ये माना गया कि ये किसी को कभी पता नहीं लगेगा कि जजमेंट लिखा किसने।
तो एक सेपरेट जजमेंट था और बाकी 4 कॉन्करिंग जजमेंट थे, मेन जजमेंट था और एक सेपरेट लेकिन कॉन्करिंग जजमेंट था। और ये कहा गया कि ये हिंदुओं को दे दिया जाए और मुसलमानों को कहीं और 5 एकड़ जमीन दी मस्जिद बनवाने की। जजमेंट का इस समय मौका नहीं है कि हम उसका असेसमेंट करें, बहुत कुछ हो चुका है 2019 से आज तक। लेकिन उसको लिखा किसने, ये माना जाता है कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने ही वो मेन जजमेंट लिखा है। खैर वो जिसने भी लिखा हो, ये इशू इतना बड़ा नहीं है, लेकिन उसमें जस्टिस चंद्रचूड़ भी थे जिन्होंने ये डिस्प्यूटेड साइट का टाइटल सूट ये कह के कि ये हिंदुओं को दिया जाना चाहिए, दे दिया। टाइटल सूट दरअसल वो डिसाइड उस तरफ हुआ है नहीं, एक सच पूछिए तो समझौता सा था कि ये हिंदुओं को दे दिया जाए। और इसमें मूल इशू क्या था, जो ऐतिहासिक गलतियां हुई हैं 400-500 साल पहले, 1000 साल पहले, उनको क्या उनका प्रतिकार आज लिया जाना चाहिए, ये इसका मूल क्रक्स था। किसी हुमायूं, बाबर, अकबर, किसी ने कुछ किया, किसी बाबर ने इसको ढहा दिया, किसी मीर बाकी ने उनका सिपह सलार इसको ढहा दिया, वो मंदिर था। तो क्या 500 साल बाद आप इसको ढहा देंगे और नया मंदिर बनवाएंगे क्योंकि 500 साल पहले कुछ हुआ था? तो इशू ये था, सच पूछिए तो टाइटल सूट भी नहीं था इशू, क्योंकि टाइटल तो सूट जब मुसलमान राजा होंगे तो टाइटल ज्यादातर जमीनों का उनके पास होगा। लेकिन इशू ये नहीं था। जस्टिस चंद्रचूड़ ने उसमें हिंदुओं के पक्ष में जो 5 के पांचों जजेस ने फैसला दिया, उसमें जस्टिस चंद्रचूड़, तो ये पहला था। लेकिन यहीं पे इलेक्टोरल बॉन्ड में, जो कि दूसरा सबसे बड़ा केस था, जस्टिस चंद्रचूड़ ने इलेक्टोरल बॉन्ड को खारिज, गलत, असंवैधानिक बताते हुए खारिज किया। अब इसको आप बैलेंस करिए, क्योंकि जस्टिस चंद्रचूड़ जो कह रहे हैं, जो उनकी चिंता है कि इतिहास में कैसे जाएंगे, तो हम सबका विश्वास उनके ऊपर। शायद देश में अगर किसी एक आदमी की मकबूलियत और निष्पक्ष लोगों द्वारा, जो कि दोनों साइड में किसी तरफ नहीं है, उनका भरोसा अगर है तो वो जस्टिस चंद्रचूड़ के साथ है। लेकिन सवाल इसका नहीं है। आपकी चिंता इतिहास में आप कैसे जाए, और कौन से इतिहास में, वर्तमान का नहीं, भविष्य में जो आने वाली पीढ़ियां लिखेंगी उसमें। क्योंकि वर्तमान का इतिहास माना जाता है कि वो बायस्ड होता है, पक्षपाती होता है, क्योंकि वो दिक काल सापेक्ष होता है, वो आज की परिस्थितियों से मुतासिर होता है, प्रभावित होता है। तो इसलिए सीधी सी बात है कि इसको देखा जाएगा कि इतिहास कैसे लेता है, मतलब भावी पीढ़ियां जस्टिस चंद्रचूड़ के कार्यकाल को, और वो भी तब जब पूरा पूरा समाज बटा हुआ है, स्टेट क्राफ्ट बटा हुआ है, और सच पूछिए तो जजेस बटे हुए हैं। एक जज पश्चिम बंगाल में कलकत्ता हाई कोर्ट का कहता है कि मैं बीजेपी, और पद पे रहते हुए क्या मैं बीजेपी में हूं, मैं बीजेपी का हूं, और अगले दिन इस्तीफा देके चला जाता है, मेंबर पार्लियामेंट बन जाता है इसी संसद को, इसी संसद में है। उसी तरह कभी कोई जज, अजीब उठ पटांग हाई कोर्ट के जजेस दे देते हैं जजमेंट, आपने ये अक्सर देखा होगा। तो सच पूछिए तो जजेस भी विचारधारा में बढ़ गए हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में इसकी आज नहीं दिखाई देती है सामने देखते हुए, लेकिन विचारधारा जरूर होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो फिर जस्टिस चंद्रचूड़ को इतिहास में जाने की जो चिंता है, तो इसका डर ये लगता है कि कहीं जस्टिस चंद्रचूड़ भी तो बैलेंसिंग एक्ट नहीं कर रहे हैं, कहीं वो भी तो संतुलन नहीं बना रहे, एक केस ऐसा, एक केस ऐसा। क्योंकि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड में आपने दिया है, जस्टिस चंद्रचूड़ ही हैं जिन्होंने जस्टिस लोया का केस आया कि साहब इन्वेस्टिगेशन फिर से हो, क्योंकि वो मैनिपुलेशन हुआ है, और ये वही जस्टिस लोया हैं जिन्होंने वो केस देखा था, जिनके जो मर गए, और वो केस देख रहे थे जो सोहराबुद्दीन के मर्डर का था, जिसमें देश के गृह मंत्री का इन्वॉल्वमेंट का आरोप। कुछ दिन बाद वो मरे पाए गए गेस्ट हाउस में। तो ये था, और सारे सारे लोगों ने कहा कि नहीं साहब बिल्कुल साफ, अच्छा जस्टिस लोया अच्छे बने। उस केस में जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि नहीं नहीं, और बहुत डाटा पेटिशनर तहसीन पूनावाला कहा कि इस तरह का पॉलिटिकल गिमिक्री करके आप ले आते हैं, बहुत कोर्ट्स का टाइम बर्बाद करते हैं,
और बिल्कुल नेचुरल डेथ हुई है। जस्टिस लोया के केस में जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये कहा था। देखिए, यही जस्टिस चंद्रचूड़ है। साबरीमला केस में रजस्वला महिलाओं को जो 10 साल से 50 साल की उम्र होती है, उनको वहां जाने पे पाबंदी थी साबरीमला मंदिर में। उसको जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस एक नया डॉक्ट्रिन देके, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का डॉक्ट्रिन देके कहा कि बिल्कुल गलत है, उनको जाना चाहिए, वो महिलाएं सुपात्र हैं और उनको नहीं रोका जा सकता। बहुत हंगामा हुआ। तो मॉडर्न ख्याल इतना है जस्टिस चंद्रचूड़ का कि उन्होंने साबरीमला केस का यह फैसला दिया। एक दूसरा फैसला सुनिए। फैसला ये था कि एक केस आया सुप्रीम कोर्ट के पास, जिसमें ये मांग हुई थी कि साहब धर्म के आधार पे जो ये मतदान होता है, वोट मांगा जाता है, ये गलत है। इस पे, और ये था इब्राहिम सिंह वर्सेस कोम्पान। 7 मेंबर बेंच थी। अकेले जस्टिस चंद्रचूड़ खड़े थे। उन्होंने कहा कि बिल्कुल धर्म के आधार पे वोट मांगा जाना चाहिए, और बाकी 6 जजेस ने कहा कि नहीं, धर्म के आधार पर आरपी एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट का प्रावधान कहता है कि धर्म के आधार पे आप वोट नहीं मांग सकते। जस्टिस चंद्रचूड़ अकेले मॉडर्न ख्याल के थे। उन्होंने कहा कि अगर धर्म धर्म के अनुयायी, किसी खास धर्म के अनुयायी प्रताड़ित हो रहे हैं या उनकी कोई समस्या है, तो उस मुद्दे को लेके और ये कहना कि हमें वोट दीजिए, हम आपके इस समस्या को दूर करेंगे, ये बिल्कुल गलत है। लिहाजा ब्लैंकेट बैन धर्म के आधार पे वोट मांगने पे नहीं लगाया जा सकता। अब इसका नतीजा क्या है? हमारे चीफ मिनिस्टर कह सकते हैं कि बटोगे तो कटोगे, और कहेंगे साहब ये तो मैं कह रहा हूं कि कोई भी बटेगा तो कटेगा, इसमें क्या दिक्कत है? और पहले हिंदू पढ़ता था तो दिक्कत होती थी, ये वो कह सकते हैं कि इस जजमेंट के आधार पर। लेकिन ये माइनॉरिटी जजमेंट था, लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ का जजमेंट था। अब दूसरी तरफ देखिए आप, सरकार में अकेला व्यक्ति था, एक जज था अकेला। बाकी 4 जजेस ने कहा कि सरकार ने बिल्कुल सही किया है। मुद्दा क्या था? पुट्टुस्वामी केस में आधार को जो आधार का कार्ड का वो आया था, आधार एक्ट को मनी बिल कह के पास करा लिया गया, क्योंकि राज्यसभा में बहुमत नहीं था सरकार का। और मनी बिल का नियम ये होता है कि राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है। मनी बिल पास करे ना करे, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। तो आधार ऐसी चीज को मनी बिल करा के सरकार ने पास करा दिया। ये केस आया सरकार के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। तो 5 मेंबर में 4 ने कहा बिल्कुल सही है, सरकार कर सकती है, जबकि आप भी जानते हैं कि वो गलत जजमेंट था। आधार कहीं से भी मनी से कोई रिश्ता ही नहीं है। आधार एक्ट जो है उसका मनी से मनी बिल हो ही नहीं सकता। अकेले चंद्रचूड़ की आवाज थी 2018 में कि उन्होंने कहा कि नहीं, ये गलत है, ये असंवैधानिक है। तो सरकार से के खिलाफ ये जजमेंट एक लैंडमार्क जजमेंट है। और दिखाते हैं आपको एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, इसका प्रावधान है 239 में। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि नहीं, लेफ्टिनेंट गवर्नर को कोई ताकत नहीं है, कोई पावर्स नहीं है कि वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के एड एंड एडवाइस के बिना चले। जबकि जिस तरह तांडव लेफ्टिनेंट गवर्नर्स कर रहे थे, दिल्ली की चुनी हुई सरकार, वो भी चुनी साधारण नहीं, 70 में 62 सीटें जिसको मिली, उस गवर्नमेंट के साथ दिन रात वो खिलवाड़ करते थे, कुछ भी पास नहीं होने देते थे, सारी चीजें रोक देते थे, अपॉइंटमेंट खुद करते थे। इसको लेके जस्टिस चंद्रचूड़ की सदारत वाली बेंच ने फैसला दिया कि आपको कोई अधिकार नहीं है, आपको आपको कैबिनेट के सलाह पे चलना पड़ेगा, मुख्यमंत्री की सलाह पे चलना पड़ेगा। ये फैसला दिया, ये अलग बात है। और यही सेवाओं के लिए भी कहा कि सेवाओं में ट्रांसफर और पोस्टिंग में सरकार की वरीयता प्राथमिकता रहेगी। उसको बदल दिया केंद्र सरकार ने, इतना बुरा लगा कि उसको भी बदल दिया।
इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट को लेके कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गलत है अपॉइंटमेंट का तरीका, और अपॉइंटमेंट में चीफ जस्टिस भी रहे, लीडर ऑफ अपोजिशन रहे और प्रधानमंत्री रहे। अगले दिन कानून बदल दिया गया और अपने लोगों को कुछ मंत्री रख लिया गया, कुछ दो नॉमिनेटेड रख लिए गए और चीफ जस्टिस को धीरे से हटा दिया गया और इसका कानून पारित करा लिया गया। आप समझ सकते हैं उस दौर के ये चीफ जस्टिस इंडिया में। इलेक्टोरल बॉन्ड में आपने देखा किस किस तरह सरकार ने नाटक किया और किस तरह से हकीकत जब सामने आई तो किस तरह शराब के ठेकेदार भी पैसा देते थे बीजेपी को, और किस तरह बीजेपी को पैसा मिलता था, और नहीं मिलता था तो किस तरह से सीबीआई और ईडी उनको पकड़ लेती थी, और जब पैसा मिल जाता था तो वो छोड़ दिए जाते थे। ये जस्टिस चंद्रचूड़ का कंट्रीब्यूशन है। तो जब इतिहास देखेगा तो ये सारी चीजें देखेगा। 3 डॉक्ट्रिन्स है जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में और जज के रूप में अपने 8 साल के कार्यकाल में जस्टिस चंद्रचूड़ ने दिए। वो डॉक्ट्रिन्स क्या थे? साबरीमाला केस में जो महिलाओं को, रजस्वला महिलाओं को नहीं अंदर प्रवेश की इजाजत थी, उसको बहाल किया और कहा कि इनको अलाउ किया जाए। उसके पीछे जो सिद्धांत दिया था वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का था। ये जस्टिस चंद्रचूड़ का कंट्रीब्यूशन है जो कि दुनिया के जूरिस्प्रूडेंस में शायद पढ़ाया जाएगा। तो पहला तो ये था। दूसरा था इनडिस्क्रिमिनेट इनइक्वालिटी। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा उनका था। इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ ये कि सेना में महिलाओं को एक तो नौकरी नहीं मिलती थी और मिलती थी तो प्रमोशंस रुक जाते थे। तो इसको लेके कहा गया कि नहीं साहब, जो सब उनके साथी हो रहा है सब कुछ हो रहा है, लेकिन उनको फ्लाइंग नहीं दी जाती थी, वो जहाज नहीं फाइटर प्लेन नहीं उड़ा सकती थी। तो एक डॉक्ट्रिन, एक सिद्धांत निकाला जस्टिस चंद्रचूड़ ने और कहा कि ये इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन है। और इसके बाद वहां पे वो अब फाइटर पायलट भी हैं और जहाज उड़ाती हैं। सेना में भर्ती महिलाओं की खुल गई। तो ये दूसरा कंट्रीब्यूशन है, डॉक्ट्रिन ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन। ये दूसरा सिद्धांत था। अभी ताजा मुझे लगता है कि 2-3 हफ्ते पहले की बात है, अपने एक जजमेंट में एक और नया सिद्धांत दिया जस्टिस चंद्रचूड़ ने। आपको याद होगा भारत की आजादी के साथ ही कहा गया कि साहब दलितों को रिजर्वेशन दिया जाए। रिजर्वेशन बड़ी अच्छी चीज है, दलित ऊपर आए, जो दबे हुए हैं वो ऊपर आए, लेकिन साहब प्रशासन की गुणवत्ता पे असर ना पड़े। और इसके लिए संविधान भी कहता है कि मेरिट को प्रिजर्व करना होगा। अब जरा गौर कीजिएगा, बड़ी बारीक बात हम कह रहे हैं जो कि आप लोगों को समझने के लिए बड़ी गहराई से सोचना पड़ेगा। ये कहा गया कि साहब मेरिट एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी जो है वो बाधित नहीं होने चाहिए कोटे से। मतलब ये मान लिया गया कि जो कोटा वाले आएंगे इनके पास तो मेरिट होता नहीं है, तो चलो रख लो इनको, लेकिन प्रशासनिक जो क्षमता है वो, कोई इनसे पूछे कि दक्षिण भारत में आजादी के पहले से रिजर्वेशन है और थोड़ा बहुत नहीं है, 60 और 70% है, क्या वहां पे एफिशिएंसी नहीं है? आपके नॉर्थ इंडिया में ज्यादा है? क्या बिहार बहुत एफिशिएंट है तमिलनाडु से? हकीकत तो उल्टा है। बिहार एक करप्ट स्टेट है, तमिलनाडु बहुत एफिशिएंट है इस मामले में, केरला बहुत एफिशिएंट, ह्यूमन डेवलपमेंट में सबसे आगे है केरला। तो साउथ इंडियन स्टेट्स एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत सक्षम है। तो उसमें फैसला देते हुए उन्होंने कहा कि मेरिट कुछ होता नहीं है। किसी एक एग्जाम में पास करने से ताउम्र वो आजीवन बहुत बड़ा मेरिटोरियस हो जाए, क्योंकि साहब इसने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया है, ये बहुत ही मजाक, मतलब बहुत ही भद्दा वो है, कंसेप्ट है कि आप उसे मेरिट, एक एग्जाम को किसी ने पास कर लिया तो वो मेरिट हो गई। और जिसने उस एग्जाम को नहीं पास किया, बहुत सक्षम था, बहुत ईमानदार था, वो नहीं होगा, वो कलेक्टर नहीं बनेगा, वो सेक्रेटरी नहीं बनेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं बनेगा। तो इसको तोड़ा जस्टिस, और पहली बार ये टूटा है। आपको याद होगा सबसे पहला केस चित्रलेखा वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर था।
उसमें भी मेरिट को कहा गया, मेरिट को बहाल किया गया। फिर उसको पलट के राज्यों ने कुछ फैसला लिया। फिर एमआर बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर आया। उसमें भी कहा गया कि मेरिट को किसी तरह आप नहीं दबा सकते, रिजर्वेशन दीजिए, लेकिन ये किसी भी कीमत पे 50% से ज्यादा ना हो, क्योंकि मेरिट होना चाहिए। ये मान के कहा कि 50% से ज्यादा ना हो, तो नतीजा ये हुआ कि जो रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट को मिलता है, उसके अलावा जब बैकवर्ड को दिया गया तो वो 27.5% कर दिया गया, और ये कहा गया कि ये बैकवर्ड के लिए है, क्योंकि 50 से ऊपर नहीं जाना है। और बाकी छोड़िए, उसके बाद से जो सबसे बड़ा जजमेंट था इंदिरा साहनी के 9 मेंबर बेंच का फैसला, उसमें भी यही कहा गया कि साहब मेरिट को बाधित नहीं करना चाहिए। 50% से ऊपर आप जा ही नहीं सकते, वरना मेरिट गड़बड़ा जाएगी, और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए मेरिट चाहिए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने उस अवधारणा को तोड़ा और कहा कि रिजर्वेशन मेरिट का ही एक्सटेंशन। आप गलत समझ रहे हैं। जो आदमी डिप्राइव रहा है, उसको कुछ सवाल पूछ के आप समझते हैं कि उसको उसका मेरिट खत्म हो गया, क्योंकि वो सवाल का जवाब नहीं दे पाया। ये अवधारणा ही गलत है। दरअसल रिजर्वेशन इज एन एक्सटेंशन ऑफ मेरिट। इसको इस तरह जब आप लेंगे तब चीजें समझ में आएंगी। वो एक एग्जाम पास करके जो आईएएस हो जाता है, एक नंबर का करप्ट होता है, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को चौपट कर देता है अपने करप्शन से। आपने यहां देखा ना, दिल्ली में कुत्तों को घुमाने के लिए स्टेडियम को बंद कर दिया गया खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि कुत्तों को रात में एक आईएएस अफसर दंपति को घुमाना था। आपको मालूम है ना कि एक जगह चीफ सेक्रेटरी पर सेक्स, वो भी सामूहिक बलात्कार का आरोप है, और वो जेल में था। अभी आपको मालूम है झारखंड की एक आईएएस पे करोड़ों रुपए निकले हैं उसके घर में, वो भी जेल में थी। मध्य प्रदेश का आईएएस। तो ये मेरिट की परिभाषा, इसी को तोड़ा जस्टिस चंद्रचूड़ ने, और कहा कि जिसे आप मेरिट समझते हैं एग्जाम में पास करना, ये कतई मेरिट नहीं है, और रिजर्वेशन को मेरिट का ही एक्सटेंशन समझिए। ये बहुत कम लोगों ने समझा उनके जजमेंट को, क्योंकि बहुत लोग या तो बायस्ड होते हैं या उनकी समझ में नहीं आया। हकीकत ये है कि मेरिट को उन्होंने फिर से डिफाइन किया, और अभिजात्य वर्गीय मेरिट जो अंग्रेजी स्कूल के बच्चों का होता है, जिसमें अंग्रेजी बोलना और कुछ सर्टेन पैटर्न के सवाल सॉल्व कर लेना, इसको वो मेरिट समझते हैं और वो आईएएस निकाल लेते हैं। इसको उन्होंने बदला और कहा कि रिजर्वेशन इज एन एक्सटेंशन ऑफ मेरिट, ट्रीट इट एज पार्ट ऑफ मेरिट। और ये एक नया कंसेप्ट है जिसको दिया। साथ में ये भी कहा कि रिजर्वेशन विद इन जो डिप्राइव्ड है उनको पहले दीजिए, और जो ऊपर का जिसको मिल चुका है उसकी जगह जो नीचे का वर्ग है उसको दीजिए। ये पूरा कंसेप्ट रिवॉल्यूशनरी था। तो जस्टिस चंद्रचूड़ को जब इतिहास एनालाइज करेगा तो ये सारी चीजें होंगी, और आपका अपना मत भी उस पर काउंट करेगा कि जस्टिस चंद्रचूड़ को हम लोगों ने कैसे देखा। अभी 1 महीना बाकी है, बहुत सारे जजमेंट्स हैं जो आएंगे, लेकिन जो पहले उन्होंने किया है, अगर उसकी हम एनालिसिस करें तो ये देखा जाएगा कि एक व्यक्ति ने बहुत ही निष्पक्षता से, और बड़ी इस दौर में ऐसी निष्पक्षता दिखाना मुझे लगता है कि बिरला होता है। हाँ, कुछ जजमेंट थे वो समझ में नहीं है कि वो क्यों हुए इस तरह से, लेकिन हो सकता है कि हम लोग को वो जानकारी, हमारा परसेप्शन गलत हो। जस्टिस लोया का केस जैसे है, बिल्कुल नहीं समझ में आया, क्योंकि बाकी 4 जजेस ने कहा कि नहीं साहब, बाकी सभी जजेस ने कहा, तो ये यूनानिमस जजमेंट था। इसलिए हमें लगता है कि कई बार होता है कि हमारे पास भी अर्ध सत्य आते हैं, लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ के अगर फैसलों को देखें तो एक कोशिश जरूर रही है कि वो समाज को संतुलित, और जो राज्य की आतताई चरित्र है, जो प्रीडेटरी इंस्टिंक्ट्स है राज्य के, उसके खिलाफ वो खड़े हैं। ये लगातार दिखाई दिया। देखना है इतिहास, क्योंकि तब हम भी नहीं रहेंगे, लेकिन ये तो जरूर है कि जस्टिस चंद्रचूड़ का इतिहास एनालिसिस करेगा, और जस्टिस चंद्रचूड़ की चिंता बिल्कुल सही है कि कैसे, क्योंकि इतिहास तो
उतना ही रूथलेस होगा और उतना ही मोदी को भी एनालाइज करेगा। किसी योगी को भी करेगा जो कहता है कि बटेंगे तो कटेंगे। तो एनालाइज तो वो भी किया जाएगा, लेकिन किसी को चिंता होती है, किसी को नहीं होती है। कोई वर्तमान देखता है, जस्टिस चंद्रचूड़ भविष्य देख रहे हैं कि इतिहास में कैसे उनको लिया जाएगा। मेरे ख्याल से एक वैलिड कंसर्न है। हमने सोचा कि इस बात पे आपको उनका बताएं कि जजमेंट्स क्या-क्या रहे हैं और क्या खास ऐसे जजमेंट्स रहे हैं जिसको लेके आगे की पीढ़ी भी उनके लगातार उनसे वो करेगी, चर्चा होती रहेगी। तो मैंने आपको आधार का बताया, अयोध्या जजमेंट बताएंगे आपको, और जस्टिस पुट्टू स्वामी जजमेंट बताया, दिल्ली एनसीटी का जजमेंट बताया। तो मुझे दूसरा एक और जजमेंट था। केरल में याद होगा कि एक हिंदू लड़की थी जिसने वहां एक मुसलमान से शादी की और अपना नाम बदल लिया, धर्म बदल लिया और उसका नाम अपना रख लिया शाफीन, शाफीन जहां। शाफीन जहां बन गई और अशोकन, जो शाफीन जहां बनाम अशोकन ये केस था। उसके माँ बाप ने कहा कि साहब उनको जबरदस्ती मार पीट के उन्होंने धर्म बदलवाया है और ये मुकदमा किया था, मामला सुप्रीम कोर्ट आया। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि नहीं, अगर वो बालिग है और अपनी मर्जी से वो धर्म परिवर्तन कर रही है और किसी मुसलमान लड़के साथ या गैर विजातीय या दूसरे धर्म के लड़के के साथ शादी कर रही है, तो उसका इंडिपेंडेंट मामला है और इसको इक्वालिटी के डॉक्ट्रिन के तहत आप नहीं रोक सकते। और पूरे देश में काफी जो हिंदुवादी ताकतें थी वो बहुत नाराज हुई इस जजमेंट से। तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने ऐसे कई जजमेंट दिए जिसमें कि हिंदुवादी ताकतें नाराज हुई, कई बार हुआ कि दूसरी ताकतें नाराज हुई। तो ये जब दोनों नाराज होते हैं तो कई बार ये लगता है कि नहीं, तो इसका मतलब वो सही काम कर रहे हैं। और इस लिहाज से जस्टिस चंद्रचूड़ को जब आप देखेंगे तो उनका कार्यकाल का इतिहास मुझे लगता है कि बहुत ही सही एनालिसिस करेगा और उनको अच्छा मानेगा। फिलहाल इतना ही, किसी और मुद्दे पे आपसे फिर मुखातिब होंगे, तब तक के लिए